to all my viewers and today I'm back with the topic complementary gene. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था interaction of gene. Interaction of gene may be of two type, intergenic interaction and intragenic interaction. Intragenic interaction यानी जब एक ही जीन के दो different alleles के बीच interaction से कोई phenotype बनता है, then it is called intragenic interaction. And the second one is intergenic interaction, in which two different genes interact in such a way that they produce a new phenotypic character or trait. तो आज जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये है एक टाइप का इंटरजेनिक इंटरेक्शन. इंटरजेनिक इंटरेक्शन, टू डिफरेंट जीन्स आर इंटरेक्टिंग, टू डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या मतलब है? जैसा कि नाम से लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, एक दूसरे के पूरक है, यानी दो डिफरेंट जीन्स जो अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम पर उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है और वो इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि दोनों के इंटरेक्शन से कोई एक फिनोटाइप या कोई एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है. लेकिन उनमें से अगर एक भी जीन रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है या आप कह सकते हैं कि एक भी जीन प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस वो फिनोटाइपिक ट्रेट या कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता है. यानी कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए कम से कम दो जीन्स, दोनों ही जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए. यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक है, बिना एक के दूसरे का कोई भी महत्व या कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर टू जीन्स ए एंड बी और वो कोई एक कैरेक्टर बना रहे हैं, तो जब तक ए और बी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक वो कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. ना ही ए अकेले उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही बी उसको अकेले प्रोड्यूस कर सकता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर two pairs of non-allelic genes which are present on separate loci, यानी अलग अलग क्रोमोसोम पर उनकी लोकेशन या लोकस अलग अलग होगा, which interact to produce only one phenotypic trait but neither of them is alone able to produce that particular phenotypic character. यानी कोई भी अकेला जीन उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. One thing which I have to mention here, both genes must be present in dominant form. क्योंकि ये जो है ये एक टाइप का रिसेसिव म्यूटेशन है जो भी आगे डिस्कस करते हैं. तो फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर टू नॉन एलिलिक जीन्स which both are necessary to produce a particular phenotypic trait. जैसे कि इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में ये है एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील्स, तो इनकी जो लोकेशन है वो सेम होती है, यानी जो लोकस है वो सेम है. होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं जो इंट्राजेनिक एलील्स होते हैं, या कह सकते हैं एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील्स होते हैं. दे ऑक्यूपाई सेम लोकाई ऑन द क्रोमोसोम. जबकि यहाँ जो हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, ये दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर या तो अलग अलग लोकेशन पर होंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी अलग अलग लोकेशन पर या लोकाई पर प्रेजेंट हो सकते हैं, लोकस पर प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ये देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है C एंड P, दो जीन्स हैं जो लेथाइरस ओडोरेटस में फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये दोनों ही जीन्स या तो एक ही क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें है C एंड P, या अलग अलग लोकाई पर भी प्रेजेंट, अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट हो सकते. कॉम्प्लीमेंट्री जीन को समझने के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस. यानी बेटसन एंड पनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. लेथाइरस ओडोरेटस कॉमनली नोन एज स्वीट पी, और इस प्लांट में इन्होंने देखा था कि जो फ्लावर का कलर है वो होता है पर्पल, जो दो जीन से कंट्रोल होता है, कैपिटल C एंड कैपिटल P.
यानी these two genes are responsible for the color of the flower, that is purple. लेकिन इनमें किसी भी जीन में रिसेसिव म्यूटेशन से जो फ्लावर का कलर है वो चेंज हो गया और वो फ्लावर का कलर हो गया वाइट। आपको मालूम है रिसेसिव म्यूटेशन है तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन होमोजाइगस स्टेट, यानी अगर कभी भी पी में रिसेसिव फॉर्म में होगा यानी स्मॉल पी तो फ्लावर बनेंगे वाइट, और अगर सी दोनों ही सी रिसेसिव फॉर्म में आ गए तब भी फ्लावर कलर होगा वाइट। यानी फ्लावर को पर्पल होने के लिए सी और पी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए, यानी इसमें रिसेसिव म्यूटेशन हो रहा है अगर किसी भी जीन में तो फ्लावर का कलर पर्पल से चेंज हो जाता है वाइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस रिएक्शन। देयर आर टू डोमिनेंट जीन्स C and P. This is precursor. Precursor is white. By the action of this C gene, E1 enzyme is formed, and this E1 enzyme convert this precursor into an intermediate product, and this intermediate product is also white. But this reaction is not complete. Again, this intermediate compound converts into the end product in the presence of enzyme E2, which is the product of gene P. यानी दो एंजाइम्स हैं, E1 एंजाइम एंड E2 एंजाइम। E1 is the product of C gene and E2 is the product of P gene. और जब दोनों एंजाइम कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं तो ये प्रीकर्सर इंटरमीडिएट से होते हुए पहुंचता है एंड प्रोडक्ट में और फ्लावर का कलर हो जाता है पर्पल। नाउ सपोज ओनली C gene is present, then what will happen? In the presence of C gene, only E1 enzyme will be formed and this intermediate compound will be formed and the color of flower will be white. No purple flower will be obtained. Now suppose only P gene is present, C is in recessive form, then what will happen? In the presence of this P, only intermediate compound can convert into end product. लेकिन इस इंटरमीडिएट को बनने के लिए किसकी जरूरत है? C. तो जब C और P दोनों प्रेजेंट होंगे डोमिनेंट फॉर्म में तभी एंड प्रोडक्ट बन पाएगा जिससे फ्लावर का कलर होगा पर्पल। इसीलिए इनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ C and P genes are complementary to each other. अकेले कोई भी पर्पल फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। C अकेले प्रेजेंट होगा व्हाइट फ्लावर, P अकेले प्रेजेंट होगा व्हाइट फ्लावर, लेकिन C और P दोनों प्रेजेंट होंगे तब फ्लावर का कलर होगा पर्पल। और इसी को अब हम एक्सप्लेन करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। डाई हाइब्रिड रेशो देखेंगे कि जो 9:3:3:1 का जो रेशो है वो किस तरह से मॉडिफाई होता है। इन दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस, प्योर ब्रीडिंग white variety of Lathyrus odoratus were crossed with pure breeding white variety of this one. Here C gene is present but P is in recessive form, that's why flowers are white. Here also P is present but C is in recessive form, that's why flowers are white. तो पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग वाइट। जब इनका क्रॉस कराया गया, these are gametes, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P, तो F1 जनरेशन में जो प्रोडक्ट मिले या प्लांट्स मिले उनका कलर पेरेंट्स के बिल्कुल डिफरेंट था। पेरेंट्स वर वाइट बट इन द F1 हाइब्रिड फ्लावर्स वर पर्पल बिकॉज both the C and P genes are present here which are responsible for the purple color.
तो दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है सी और पी डोमिनेंट फॉर्म में, तो कम से कम एक सी और एक पी प्रेजेंट होना जरूरी है, तब जाके फ्लावर का कलर आता है पर्पल। तो F1 हाइब्रिड के सारे जो फ्लावर्स थे, प्लांट के फ्लावर्स थे, वो थे पर्पल। जब इन F1 हाइब्रिड्स की सेल्फिंग की गई टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, तब जो रिजल्ट्स मिले, तो इसको हम चेकर बोर्ड ना बनाकर एक और मेथड है सिंपलेस्ट, वो यूज कर सकते हैं। ये डाई हाइब्रिड को हमने मान लिया है कि दिस डाई हाइब्रिड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड, 1 मोनोहाइब्रिड and this is another monohybrid, and the ratio of monohybrid is 3:1. This is C and C, P and P, and the ratio is 3:1, 3:1. और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, C and P, 3 3 is 9, C and P 3, C and P 3, C and P 1, तो रेशियो हुआ 9:3:3:1, 9 3:3:1। फ्लावर का कलर देखेंगे, यहाँ C और P दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है, तो फ्लावर होंगे पर्पल। सेकेंड केस में स्मॉल सी है लेकिन कैपिटल P है, तो फ्लावर का कलर होगा वाइट। तीसरे केस में कैपिटल C है लेकिन P स्मॉल है, तो भी फ्लावर का कलर होगा वाइट। और फोर्थ केस में दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, तो फ्लावर का कलर होगा वाइट। तो इनको ऐड कर दिया जाए, तो दिस इज 9 3 3 1, तो रेशियो हो गया 9:3 + 3 + 1, 9:7। तो जो डाई हाइब्रिड रेशियो है वो मॉडिफाई हो गया 9:7 में, 9 पर्पल एंड 7 वाइट फ्लावर। तो वो तभी प्रोड्यूस होंगे पर्पल जबकि कम से कम एक कैपिटल C और एक कैपिटल P प्रेजेंट हो। इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो फ्लावर का कलर वाइट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। और सेम एग्जाम्पल मैन में भी, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है, डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म में जो स्पीच है और हियरिंग यानी बोलना और सुनना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जीन A और B से कंट्रोल होते हैं। तो जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है, और जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि 2 जीन से A और B दोनों ही स्पीच और हियरिंग को कंट्रोल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।